लेट अस सी ए वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिकल आर्टिकल है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चंस आते हैं, आप मान के चलो कि बहुत इजी है अगर आप फंडामेंटल समझ गए हो, नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट है। और जो क्वेश्चन को आप रिलेटिव मोशन की फंडा यूज करके सॉल्व करोगे, किसी दूसरे तरीके से करोगे तो 2-4 मिनट 5 मिनट ले लेगा और अब लगेगा कि आपको ये एंट्रेंस में नहीं आ सकता, जबकि रिलेटिव मोशन से चुटकी में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस टेक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या रिलेटिव मोशन? क्या है रिलेटिव मोशन ऑफ ए? कोई ऑब्जेक्ट है ए जो मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी कौन है? ऑब्जर्वर। ए कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बी भी हो सकता है मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी है, बी का स्टेटस कुछ भी हो। ए का मोशन बी को क्या दिखेगा? विथ रिस्पेक्ट टू बी इज मोशन ऑफ ए एज सीन बाय बी। बी को क्या दिख रहा है उसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन। When you are moving in a tree, moving in a train, the tree outside appears to move. That is the motion of the tree with respect to you. है ना? तुमको क्या दिख रहा है? कैसे निकालते हैं? निकालना है तो अगर हमें निकालना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b is nothing but velocity of a minus velocity of b. Similarly, relative acceleration, relative displacement, है ना, ये सारा चीज हम निकाल सकते हैं। Remember, they are all vectors. ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी नहीं करेंगे। रिमेंबर, relative velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. Relative speed of A with respect to B does not mean speed of A minus speed of B. वो क्या है? That is the resultant of relative velocity of A with respect to B. समझ में आया क्या? गड़बड़ी मत कर देना। So these are all vectors. Vector फॉर्म में हम डील करें, बताए तो लिख भी देते हैं। Relative speed of A with respect to B is not equal to speed of A minus speed of B, but it is equal to velocity of A minus velocity of B का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा स्पीड। सेम फॉर एक्सीलरेशन, सेम फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव मोशन। तो ए का मोशन बी को क्या दिख रहा है उसी को कहते हैं मोशन ऑफ ए, वेक्टर डिफरेंस, मोशन ऑफ ए माइनस मोशन ऑफ बी। डिटेल वीडियो के लिए आपके पास वीडियो पड़ा है जिसमें बहुत लंबा सा कहानी बताया गया है और वहां पर हम लोग ऑनलाइन अपनी चीजें समझ रहे हैं। अगर पूछा गया रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड सो ऑन। डिटेल जिनको चाहिए चैनल पे पड़ा है, रिलेटिव मोशन का वीडियो देख लेना, उसमें पूरा डिटेल्स में कहानी बताएं। इसे एक चीज और ये पता चल रहा है कि मोशन ऑफ बी ए सीन बाई बी, बी को अपना मोशन क्या लगेगा? व्हाट इज द मोशन ऑफ बी ए सीन बाई बी? तो क्या कहेंगे? वी बी माइनस वी बी, दैट इज जीरो। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो हरदम फील करेगा कि मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, बाकी दुनिया की सारी चीज मूव कर रहे हैं। तो क्या याद रखना इंपॉर्टेंट कि मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एज फेल्ट बाय ऑब्जर्वर एज फेल्ट बाय ऑब्जर्वर is zero. Observer always feels that its motion is zero. बोल रहा है दुनिया का सारा चीज मूव कर रहा है, खुद ट्रेन में जा रहा है,
खिड़की से सर निकाल के पूछ रहा है कौन सा स्टेशन आ रहा है। उसको नहीं लग रहा है कि वो जा रहा है, बोला स्टेशन आ रहा है, बिकॉज ही कैन नॉट फील हिज ओन मोशन। पॉइंट नंबर 4, मोशन ऑफ A seen by different observers is different, और मोशंस लिखेंगे, थोड़ा ग्रामर। मोशंस ऑफ A seen by different observers are different। अगर कोई पार्टिकल A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, C इधर जा रहा है, तो A का मोशन B को कुछ अलग दिखेगा, C को कुछ अलग दिखेगा। B को क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ A seen by B इज VA माइनस VB, तो VA के साथ माइनस VB जोड़ना है, तो VA माइनस VB कुछ ऐसे होगा। मतलब अभी B को लगने लगा है कि A कुछ इधर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A seen by B। C को पूछेंगे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A, उसको जो दिखेगा वही बताएगा। क्या दिखेगा उसको? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C। अब वेलोसिटी ऑफ A के साथ माइनस VC को जोड़िए, माइनस VC कैसा है? माइनस VC, ये VA है, ये VC है, तो माइनस VC ऐसा है, ऐसा है, तो ऑब्वियसली देख लो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ A seen by C, जो कि कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ A seen by C। सो वेलोसिटी ऑफ A seen by B एंड वेलोसिटी ऑफ A seen by C आर डिफरेंट। B बोल रहा है कि A इधर जा रहा है, C बोल रहा है ये इधर जा रहा है, नहीं ऐसा। तो वही लिखें मोशंस ऑफ A seen by different observers are different, but here is a very interesting point to note। क्या है? ये है however the time of motion is same for all observers। टाइम ऑफ मोशन सबके लिए बराबर होगा, टाइम ऑफ मोशन सबके लिए बराबर होगा, सेम फॉर ऑल। मान लो A इधर जा रहा था, यहां पर कोई वाल था, और कुछ देर के बाद ये आके वाल में टकराया। ये तो इधर ही जा रहा था, B को लगेगा ये इधर जा रहा था टकराया, C को लगेगा ये इधर जा रहा था टकराया, क्योंकि लंबा सा वाल था। तो दोनों कहेंगे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। B कहेगा कि ये इधर जा रहा था टकरा गया, C बोलेगा ये इधर जा रहा था टकरा गया। लेकिन अगर B बोलेगा कि ये 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद टकराया, तो C बोलेगा हाँ 10 सेकंड बाद टकराया, ये तो सही बोल रहा है, लेकिन जा रहा था इधर। टाइम ऑफ मोशन इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। टाइम ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिलेटिव मोशन न्यूमेरिकल में पहला चीज होता है निकालना व्हाट इज द टाइम ऑफ मोशन, और टाइम ऑफ मोशन को वो ऑब्जर्वर बता सकता है जिसको सारा मोशन पैरामीटर दिख रहा है। एनीवे पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, व्हेन ऑल मोशन पैरामीटर्स are calculated relative to a particular observer, relative to a particular observer, we can apply the motion equations, सारा मोशन इक्वेशन हम लगा सकते हैं।
सपोज ए मोशन में है, बी देख रहा है, तो बी को ए का इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिखेगा, एक्सीलरेशन कुछ दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ दिखेगा। सी भी देख रहा था, सी को ए का इनिशियल वेलोसिटी कुछ दूसरा दिखेगा, एक्सीलरेशन कुछ तीसरा दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ चौथा दिखेगा। दे आर डिफरेंट। वंस यू नो यूएबी velocity of initial velocity of A with respect to B, VAB final velocity of A with respect to B, SAB displacement of A with respect to B, AAB acceleration of A with respect to B, you can apply the motion equations। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हुआ तो आप कहोगे UAB प्लस AAB into T is equal to VAB, V is equal to U plus AT वाला फॉर्मूला है। आप कहोगे SAB is equal to UAB into T plus हाफ AAB T स्क्वायर। जो आपको दिख रहा है उसी के हिसाब से अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हुआ, नहीं हुआ तो आपका एक्सीलरेशन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? VAB is equal to rate of change in displacement of A with respect to B। You know, ये फॉर्मूला भी आपको मालूम है। This is applicable for both uniform and non-uniform acceleration motions, जबकि ये only for uniform acceleration motions। और आप देखोगे अगर मान लो कि सारा मोशन पैरामीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू सी मालूम है, UAC, VAC, AAC, SAC, वो भी ऐसे इक्वेशन लिखेगा। दोनों के इक्वेशन में ये जो मोशन पैरामीटर्स है ये पूरे अलग रहेंगे, लेकिन दोनों में T बराबर रहेगा। इसका T जितना होगा उसका भी T उतना ही होगा। कहने का मतलब है रिलेटिव मोशन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है कि आपको देखना होता है कि किसको ऑब्जर्वर लेंगे, जिसको ये सारा चीज मालूम है। जिसको सारा चीज मालूम है वो कैलकुलेट करके T बता देगा। किसी दूसरे को जो सारा चीज मालूम नहीं है, किसी को 3 चीज मालूम है, T पता चल गया यहाँ से तो वहां से बाकी चीज निकाल सकता है। So from one observer you have to find out the value of T, and the other observer will accept and agree to the same time of motion, क्योंकि टाइम तो दोनों का बराबर होगा। जैसे you are going in a open car is moving with constant velocity। आपको कहा गया ये हाथ में कॉइन पकड़े हो, फेंको और कैच करो, तो आपको तो नहीं लग रहा है कि आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप रेस्ट में हो, दुनिया के सारी चीज भाग रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं, रास्ता भाग रहा है, लोग भाग रहे हैं, आप तो बैठे हो। तो आप क्या करोगे? पेन को सीधे ऊपर फेंकोगे और कैच करोगे। आपको पूछा जाएगा बताओ पेन का कैसा मोशन हुआ, आप बोलोगे वर्टिकल मोशन हुआ, ऊपर गया नीचे आया। कितना समय के बाद आया? 2 सेकंड बाद आया। कोई दूसरा आदमी जो रोड साइड में खड़ा है उसको क्या दिखेगा? देखेगा कि एक जगह पे वो पेन को फेंका, फिर कार आगे निकल गया, फिर उस जगह पे वो पेन को पकड़ा, मतलब पेन वाज गोइंग इन ए प्रोजेक्टाइल पाथ। बोला नहीं पेन का प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। ये बोला नहीं वर्टिकल मोशन है। लेकिन अगर पहला वाला आदमी बोलता है कि 2 सेकंड बाद आया अपने हाथ में, दूसरे आदमी जो रोड साइड में वो क्या कहेगा? जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड ही था। क्या बातें समझ में आ रहा है? Point number 5. Point number 6. When two bodies strike each other, दो चीज एक दूसरे को टकराते हैं, दो बॉडी आपस में टकराते हैं, कितने जोर से लगेगा उसको? मान लो कि हियर इज ए पर्सन, वो मान लो चुपचाप खड़ा है और आपने क्या किया? कोई बॉल को फेंका 5 मीटर पर सेकेंड में, तो ऑब्वियसली बॉल उसको 5 मीटर पर सेकेंड में लगेगा। लेकिन अगर वो आदमी जब आप बॉल को फेंके 5 मीटर पर सेकेंड में, वो क्या किया था? वो अपनी तरफ, वो अपना जो है बॉल की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड में भाग रहा था। ही वॉज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी उसको बहुत जोर से लगेगा कि उतनी जोर से लगेगा कि धीरे से लगेगा? जोर से लगेगा। कितनी जोर से लगेगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉल? और आदमी को क्या लग रहा है? बॉल उसके तरफ क्या स्पीड में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन बाय द मैन कितना हुआ? वेलोसिटी ऑफ बॉल हो गया 5 पाई के। एज सीन बाय द मैन मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन
माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था, वो इधर आ रहा है, तो -2i के मिलके क्या हुआ 7i के, मतलब उसको लगेगा कि बॉल मेरी तरफ 7i के मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो कितने में लगेगा 7 मीटर पर सेकंड में। कहने का मतलब है जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, द स्ट्राइकिंग स्पीड is the magnitude of relative velocity between them, relative velocity between them. तो स्ट्राइकिंग स्पीड क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। जैसे सोचो और बताओ, काफी लोग इनएक्टिव रहते हैं क्लास में, उनको बोलना है। सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई एक ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट को कोई बॉल अगर लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड में तो ये टूटेगा। इफ अ बॉल स्ट्राइक्स इट विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड तो ये टूट जाएगा। ये बॉल प्लेट ऐसा है, कोई दूसरा आया आपको ग्लास को तोड़ने के लिए, बेचारा लेकिन फेंका 7 मीटर पर सेकेंड में। जब ये बॉल इसको लगेगा तो ये ग्लास प्लेट टूटना चाहिए। अब बोलोगे सर 10 में लगने से टूटता है, 7 में कैसे टूटेगा? टूट सकता है अगर हम प्लेट को मूव करवाएंगे। क्या बताओगे? हमें ये बॉल के सहारे प्लेट को तोड़ना है, तो हम ये जो ग्लास प्लेट को टुवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे कि टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाएंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट। कितने जोर से मूव करवाएंगे कि टूटेगा? 3 मीटर पर सेकंड। 3 और मोर। यस, 3 और मोर। हाँ, मिनिमम स्पीड तो 3 हो गया। अभी समझ में आ गया? अगर मैं इसको 3 मीटर पर सेकंड में मूव करवाता हूं तो ये प्लेट लगेगा तो ये टूटेगा। सपोज फेंकने वाले ने क्या किया, फेंक दिया है समथिंग लाइक 12 मीटर पर सेकंड में, फिर भी आप चाहते हो कि ये बच जाए, ना टूटे, तो क्या करोगे? यू विल मूव इट टुवर्ड्स द बॉल और अवे फ्रॉम द बॉल। विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी? 2 मीटर पर मिनिमम 2 में जाओगे तो लगेगा। अभी तो 10 में लगेगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे क्योंकि 10 में लगने से टूटता है। क्या बात समझ में आ रहा है? सो जब भी दो बॉडी टकरा रहे हैं, द स्ट्राइकिंग स्पीड इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। क्या बात समझ में आया? यस सर। मान लो कि ये भी समझ में आया आपको। मान लो कोई पत्थर गिर रहा है किसी एक हाइट से। कितना हाइट से? 5 मीटर हाइट से गिरा। जब वो जमीन पे गिरा, यू इडियट, यू डिडंट नो दैट स्टोन इज फॉलिंग। आपने इधर भाग रहे थे कितना स्पीड में? मान लो यू वर रनिंग विथ स्पीड ऑफ से समथिंग लाइक 10 मीटर पर सेकेंड। पत्थर गिर रहा था, 5 मीटर हाइट से गिरा है, और यहाँ पर गिरते गिरते उसका वेलोसिटी भी कुछ हो गया होगा, √2gh व्हिच इज 10 मीटर पर सेकेंड। और आप दौड़ के उसके नीचे से गए 10 मीटर पर सेकेंड में। पत्थर आपको कितने जोर से लगेगा? कितने? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू यू। ये मत सोचना कि 5 मीटर हाइट से गिरा तो जितना लगना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड में सर पे लगेगा। नहीं, यू आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 विथ रिस्पेक्ट टू यू। द वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसा था तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे होगा। ये भी 10 है तो पत्थर उसको लगेगा ये स्पीड में। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और उसको लगेगा कितने में? बाय पाइथागोरस थ्योरम 10√2 मीटर पर सेकंड में। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या बात समझ में आया? यस सर। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे कि दो बॉडी अगर आपस में मिलेंगे, दे आर गोइंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, आपस में मिलने का कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ मीटिंग, कंडीशन ऑफ मीटिंग when moving with constant velocities, समझ में आया? अब यहां पे कोई चीज है वो इधर जा रहा है v1 स्पीड में,
यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी में, इट्स नॉट एक्सीलरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ए मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स मूविंग। ये प्रोटोन मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल पाथ में जा रहा है, मतलब ये सीधा ही जाएगा ऐसे, दिस विल बी गोइंग इन ए पाथ लाइक दिस, इट्स नॉट ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ये ऐसे जाएगा। दूसरा, सेम टाइम पे, सेम समय पे यहां से चलना शुरू किया, कुछ इधर जाने लगा v2 स्पीड में, सब कुछ, ये मान लो θ1 है, ये θ2 है, जो भी है, ये इसको रास्ते में मिलेगा, मतलब ये जाने वाला है इधर, ये इसको रास्ते में मिलेगा, मतलब जब ये आके यहाँ पर पहुंचा होगा, इसको भी पहुंचना चाहिए, आगे पीछे हो जाएगा तो पार हो जाएंगे, देयर विल बी नो एक्सीडेंट बिटवीन देम। मिलने का कंडीशन क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन दे विल मीट ईच अदर? ठीक है, मिलने का कंडीशन क्या है हम जानना चाहते हैं, थोड़ा समझेंगे तो हो जाएगा। अब ये दोनों है कहाँ, चलो उनका पोजीशन भी बता देते हैं। सपोज ये कुछ यहाँ पे, कहाँ पे, ये है कुछ, इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2, ये यहाँ से चलने लगा, यहाँ से चलने लगा, दोनों रास्ते में मिलेंगे, ये जा रहा है v1 वेलोसिटी में, ये जा रहा है v2 वेलोसिटी में, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, टकराव होगा। कंडीशन क्या होने से? दे विल आस्क यू ओनली द कंडीशन, बाकी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चलो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए को पूछो तो बेटा ए तेरा वेलोसिटी क्या है? बोला मेरा कहाँ वेलोसिटी है, मैं तो मूव नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट आई एम नॉट मूविंग। फिर ए को पूछो क्या बी तेरे को टकराएगा? वो बी की तरफ देखेगा, अगर बी उसके तरफ आ रहा होगा तो उसको टकराएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं टकराएगा। तुमको दिख रहा है कोई चीज तुम्हारे तरफ आ रहा है तो तुमको टकराएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं टकराएगा, वो बी को दिखेगा। अगर बी का वेलोसिटी ए को किस डायरेक्शन में होता हुआ नजर आना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए, इस डायरेक्शन में होता हुआ नजर आएगा, तो ए बोलेगा कि हाँ ये मेरे को टकराने वाला है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए शुड बी इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए, तभी टकराव होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? yes. अगर ए को लगेगा कि बी मेरे तरफ आ रहा है तभी तो टकराव होगा। ए को लगेगा बी उधर जा रहा है तो क्यों टकराएगा? तुम खड़े हो, तुम खड़े हो और तुम देख रहे हो कोई चीज उधर जा रहा है, वो तुमको क्यों टकराएगा? कोई चीज अगर तुम्हारी तरफ आता हुआ तुमको नजर आएगा, तुम बोलोगे कि हाँ ये टकराएगा। तो फॉर मीटिंग वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A should be along BA, ये वेक्टर की डायरेक्शन में होना जरूरी है। VB माइनस VA should be along VA। हाँ ठीक, लेकिन ये BA क्या है? अगर ये पोजीशन वेक्टर R2 है, BA भी तो एक वेक्टर है, BA में वेक्टर दिया हुआ इसे, BA R2 और R1 में क्या कृष्णा मुझे रिलेशन बताएगी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन BA R1 R2? BA इज ए वेक्टर, BA इज ए वेक्टर, ये भाग गया, BA इज ए वेक्टर, ये BA इज ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर, हाँ ये है R2, ये है R1। BA R2 R1 में क्या रिलेशन है? इट इज R2 प्लस BA इज इक्वल टू R1, ट्रायंगल। R2 प्लस BA इज इक्वल टू R1, तो BA कितना हो गया? R1 माइनस R2, विच इज इक्वल टू R1 माइनस, नहीं R1 क्यों लिखूं, लेट मी राइट RA, तो समझने के लिए आसान होगा। R2 क्या है? RB, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, सो इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ BA, BA मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ RB RA माइनस RB। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. VB माइनस VA मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ RA माइनस RB, याद रखना। VB माइनस VA मस्ट बी along RA माइनस RB। क्या मतलब होता है इसका? ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दे आर पैरेलल। इसका x कंपोनेंट बाय इसका x कंपोनेंट मस्ट
must be equal to इसका y component by इसका y component, and that should be a constant, that should be a positive quantity. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, है कि नहीं? दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर होंगे। तो किसी भी फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं, आप कहोगे दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर है, यूनिट वेक्टर इसका कितना होगा, VB माइनस VA वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, VB माइनस VA का मैग्नीट्यूड, ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ VB माइनस VA, एंड दैट शुड बी इक्वल टू yes RA minus RB by magnitude of RA minus RB, और VB minus VA cross RA minus RB must be equal to 0, और VB minus VA का x component by RA माइनस RB का x कंपोनेंट must be equal to VB must be equal to VB माइनस VA का y कंपोनेंट by RA माइनस RB का y कंपोनेंट, must be a पॉजिटिव कांस्टेंट। लाखों तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन किस रंग रूप में आएगा मालूम नहीं है। हो सकता है VA दिया रहेगा, VB दिया रहेगा, RA दिया रहेगा, RB दिया रहेगा। बोलो ये दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, निकाल के देखो। VB दिया रहा है समथिंग x समथिंग i कैप समथिंग j कैप, VA दिया रहा है समथिंग i कैप समथिंग j कैप, RA दिया है पोजीशन वेक्टर दिया है समथिंग i कैप समथिंग j कैप, ऐसे करके दिया। तो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट एंड सी दैट दे आर मीटिंग, इट शुड बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट अगेन। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Now, ये हम लोग देख लिए the condition of meeting when moving with constant velocities। अच्छा, ये एरो मार्क को यहाँ पे करना चाहिए। हाँ, आया समझ में? नेक्स्ट, कितना नंबर पॉइंट था? 7। पॉइंट नंबर 8, पाथ ऑफ मोशन। Path of motion. How is the path of motion? If UAB मतलब UA minus UB is 0, AAB is not 0, मतलब B को लग रहा है कि A का इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है इसलिए क्योंकि B और A का दोनों का इनिशियल वेलोसिटी बराबर है। एक्सीलरेशन क्यों बराबर नहीं लग रहा है? क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों का आप कहोगे कि एक्सीलरेशन अलग अलग है, इसलिए AA माइनस AB इज नॉट 0, AA माइनस AB इज नॉट 0। अगर ऐसा हुआ तो आप अभी खुद बताओगे कि क्या होगा पाथ। आप हो B, क्योंकि आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कुछ एक्सीलरेशन में जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा, उसका मोशन 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है? यू फाइंड ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऐसे आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके साथ कुछ तालमेल बैठ रहा है। ऐसे वो आपको जो दिख रहा है वो एकदम सही नहीं है, आपको जो दिख रहा है मेरे को कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है उससे हमको मतलब है। आपको दिख रहा है कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपको दिख रहा है कि कोई बॉडी रेस्ट में था और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जाएगा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में कब जाएगा? जब उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन कब होगा? जब फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, ऑब्वियसली द बॉडी विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या दिखेगा? द बॉडी हैज 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसका मोशन हुआ 1 डायमेंशनल मोशन। If I change the case, if I say
minus ub is not zero, but this is zero. आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये कि कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन कोई एक्सीलरेशन नहीं है, आपको दिख रहा है। तो ये कैसे जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। तो मोशन कैसे हो जाएगा? मोशन विल बी वन डायमेंशनल। क्या बात समझ में आया? और अगर आपको दिख रहा है कि ये दोनों जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, वो भी जीरो नहीं है, आपको दिखा कि यूएबी का एक्स कंपोनेंट बाई एबी का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू यूएबी का वाई कंपोनेंट बाई एबी का वाई कंपोनेंट बराबर है। तो कैसा मोशन होगा? हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो। मतलब u एंड a आर कोलिनियर। u जिस डायरेक्शन में है आपको दिख रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैसे दिखेगा मोशन? वन डायमेंशनल। तो फिर टू डायमेंशनल मोशन के लिए कंडीशन वो हम पहले भी बता चुके हैं, क्या था? टू डायमेंशनल मोशन कब होगा? जब दिस एंटायर थिंग आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन। ये हो गया टू डायमेंशनल मोशन। क्या चीजें हम लोग नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना टू डायमेंशनल मोशन की कंडीशंस। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एक दो सैंपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये 1D इतना बड़ा बड़ा क्यों हुआ है? चलो इसको छोटा कर देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, नॉट लुकिंग गुड। हाँ ये 1D है, ये भी कुछ ऐसा है। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. अभी सोचो मैं आपको कुछ केसेस देता हूँ, बस आपको बताना है कि ये वन डायमेंशन होगा कि टू डायमेंशन होगा। Two particles were projected with different velocities from ground. What is path of one with respect to other? Sir, straight line. चलो सोचते, ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में आ चुका है। कोई पार्टिकल को कोई इधर फेंक दिया, क्या वेलोसिटी में? u1 में, एंगल θ1 में। कोई इधर फेंक दिया u2 में, एंगल θ2 में। ये गया अपनी रास्ता, ये गया अपनी रास्ता। a का मोशन b को क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ a सिन बाय b। आपको दिख रहा है कि टोटल मोशन है, b को क्या दिख रहा है? b को दिखेगा क्या? UAB जो कि UA माइनस UB होता है, क्या ये जीरो है? No, sir. दोनों का u अलग अलग है, इट्स नॉट जीरो। क्या AAB दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, क्या ये जीरो है? Yes, sir. यस, क्योंकि इसका भी एक्सीलरेशन g है, इसका भी एक्सीलरेशन g है, तो ये हो गया जीरो। सो हाउ इज द मोशन? आपको दिख रहा है, b को दिख रहा है कोई चीज कुछ इनिशियल वेलोसिटी में स्टार्ट किया और उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं था। आप देख रहे हो कोई चीज इनिशियल वेलोसिटी तो है, एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया? सो आप कहोगे पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, बी को लगेगा कि ए एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पाथ इज वन डायमेंशनल और स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. An aeroplane was flying
horizontally with constant velocity, flying क्यों horizontally नहीं, horizontal को छोड़, aeroplane was flying with constant velocity. It drops a packet path of packet is seen by pilot. स्ट्रेट लाइन सोचो पैकेट का पाथ पायलट को कैसे दिखेगा। ये है एरोप्लेन, ठीक है, ये कुछ ऐसे उड़ते हुए जा रहा था और कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था। अब यहाँ से कोई एक पैकेट को ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने से पहले पैकेट का भी कुछ वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, तो ड्रॉप करने के बाद ड्रॉप करना, थ्रो करना अलग अलग चीज है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ड्रॉप करना मतलब फॉलिंग विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल स्टेट। आप जब बोलते हो कि आप मेरे को गाड़ी में थोड़ा लेके ड्रॉप कर दोगे, मतलब कभी बोलते हो कि मेरे को थोड़ा लेके गाड़ी में थ्रो कर दोगे उधर, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, वो लेके थ्रो कर देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है मतलब इसका वेलोसिटी इसका वेलोसिटी के बराबर था, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी था, उस वेलोसिटी के चलते वो ऐसे जाएगा, फिर जमीन पे गिरेगा, कहीं यहाँ पे आके गिरेगा। दिस विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज द मोशन ऑफ दी, ये कहाँ लिखा है? पैकेट लिख दिया है, ब्लॉक कर देते हैं तो मुझे लिखने में आसान होगा। ब्लॉक, ए ब्लॉक, path of block is seen by pilot. Path of block is seen by pilot. तो पायलट को क्या दिखेगा? चलो पहले निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पायलट। इसका जितना था उसका उतना था। तुम जब कोई चीज को ड्रॉप करते हो तुमको लगता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पायलट हो गया 0। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पायलट, पायलट तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, सो इट इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सीलरेशन ऑफ पायलट, और पायलट का एक्सीलरेशन 0 होने के कारण दिस इज सेम एज माइनस जी। मतलब पायलट को लग रहा है कि जो मैं ड्रॉप किया उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था और उसका एक्सीलरेशन जी था नीचे की तरफ। पायलट को दिख रहा है कि ब्लॉक इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, जबकि ब्लॉक ऐसा गिर रहा है। पायलट को ऐसे क्यों दिखा? क्योंकि कुछ उसके साथ ऐसा ही घटना हो रहा होगा। मतलब जब ये पायलट होगा यहाँ पे, ब्लॉक होगा यहाँ पे, और चलो मानते हैं कि पायलट ऐसे जा रहा है, जब पायलट होगा यहाँ पे, ब्लॉक होगा यहाँ पे, पायलट होगा यहाँ पे, ब्लॉक होगा यहाँ पे, और अगर पायलट इससे भी आगे गया तो आप देखोगे जब ये ब्लॉक इधर गिर रहा है तब पायलट भी कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे पायलट इज हियर। ध्यान रहे, द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉल, ये ब्लॉक कहां पर एक्सप्लोड किया? वर्टिकली बिलो द प्लेन। क्यों? क्योंकि पायलट को हरदम दिख रहा है कि ब्लॉक उससे नीचे जा रहा है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वर्टिकली डाउन जा रहा है, और यहां पर आया तो ऐसे पहुंचा, जबकि आपको दिख रहा है कि ऐसे जा रहा है। पायलट को ऐसे क्यों दिख रहा है? क्योंकि पायलट को दिख रहा है कि ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन है कितना? ये माइनस जी। क्या बातें समझ में आ रहा है? सो व्हेन द प्लेन ड्रॉप्स ए बम, द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो हिम। ये अनदर क्वेश्चन है, वो पूछेंगे जब बम एक्सप्लोजन होगा वो प्लेन इस लाइन से पीछे होगा कि आगे होगा कि सीधे ऊपर होगा? ये भी आ चुका है एंट्रेंस में, सीधे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू पायलट ये लग रहा है कि बम नीचे जा रहा है, इसलिए जो फाइटर प्लेन होते हैं ना वो जाएंगे, जैसे बम गिराएंगे तुरंत अपना वेलोसिटी में बदलाव ले आएंगे। हम तो बोल रहे थे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, वो तुरंत अपना वेलोसिटी बदल देंगे, क्योंकि नीचे का टारगेट लगे ना लगे, फुटेगा तो उसके नीचे और पहले यही खुद उड़ जाएगा, क्योंकि काफी नीचे लाके वो लोग टारगेट सेट करते हैं, बम गिराते हैं, गिराने के बाद तुरंत डायरेक्शन चेंज कर देते हैं या फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर डायरेक्शन वेलोसिटी बदल देते हैं ताकि उनके नीचे ना फटे ये।
क्या बात समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट, सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई पेड़ है और इस पेड़ पे, ठीक है, एक बंदर बैठा है। मंकी सिटिंग समवेयर हियर। कितने हाइट पे ये बंदर बैठा है? यहां से कुछ एच हाइट पे। और हुआ यूं कि कोई बंदर मारने के लिए आया शिकारी। वो क्या किया, यहां से कोई गन को एम किया और बुलेट को फायर किया। क्या करके? ही एम्ड एट द मंकी एंड फायर द बुलेट। उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा बुलेट सीधा नहीं जाएगा, ये ऐसे चले जाएगा, लेकिन वो फिजिक्स का कोचिंग नहीं लिया था। तो क्या किया, ऐसे एम किया और मार दिया। क्या स्पीड में? यू स्पीड में। कितने दूर से? डी डिस्टेंस से। अब हुआ यूं कि जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द मंकी फॉल्स आउट ऑफ फियर। जब फायरिंग हुआ तब बंदर डर के मारे गिर गया। बुलेट से पहले साउंड पहुंच गया और सो रहा था, गिर गया। क्वेश्चन ये है कि जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग अगर बंदर गिर जाता है, बुलेट उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो कितने समय के बाद लगेगा, और लगेगा तो कितने जोर से लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? मंकी फॉल्स जस्ट एट इंस्टेंट ऑफ फायरिंग। बुलेट तो मंकी को एम किया गया है, फिगर में दिखाया गया है, सारा चीज नहीं लिख रहे हम। वो जो गोली मार रहा था वो पूरा एम किया था बंदर को। अब विल द बुलेट स्ट्राइक? क्या ये बुलेट बंदर को लगेगा? जब भी ऐसा चीज होता है आपको निकालना पड़ेगा कि ये बुलेट तो कुछ ऐसे जाने वाला है। जब तक बुलेट यहां पे पहुंचेगा तब बंदर अगर यहां तक आया होगा तभी मरेगा। बंदर अगर यहां तक आया होगा तभी मरेगा। तो हमें देखना पड़ेगा बुलेट को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगेगा। सपोज ये एंगल दिया नहीं है, मैं ले रहा हूं थीटा है। क्या बता सकते हो ये बुलेट को पेड़ के पास पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? जितना समय में ये डी डिस्टेंस जाएगा। डी डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टली जाएगा। हॉरिजॉन्टली इसका स्पीड क्या था? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा स्पीड में एक्सीलरेशन क्या था? 0। यू कॉस थीटा स्पीड में डी डिस्टेंस जाने के लिए कितना समय लगेगा? डी बाई यू कॉस थीटा। मतलब बुलेट पहुंचेगा यहां पे कितने समय के बाद? डी बाई यू कॉस थीटा। क्या बात पकड़ में आ रहा है? सारा चीज नहीं लिख सकते, लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी निकालना है कि ये कितने समय के बाद पहुंचेगा, रिलेटिव मोशन की फंडा से। जब तक ये पहुंचेगा तब तक जो टाइम निकला, कितना निकला? डी बाई यू कॉस थीटा। ये टाइम में बंदर कितना नीचे आया होगा, ये कितना ऊपर गया होगा। अगर ये हाइट और ये कितना नीचे आया, ये हाइट दोनों मिलके एच के बराबर हुए तो पता चला कि यहाँ पे गोली लगेगा बंदर को। बंदर वहीं पे आया होगा। अगर दोनों मिलके एच से कम हुए मतलब बंदर ऊपर था, गोली नीचे से निकल गया। अगर दोनों मिलके एच से ज्यादा होंगे मतलब बंदर नीचे था, गोली ऊपर से चलेगा। अगर h1 + h2 = h तो लगेगा बंदर पे। लेकिन इतना लफड़ा करेगा कौन? हमें रिलेटिव मोशन की फंडा आता है। चलो बंदर को ही पूछ लेते हैं। जब दो चीज मोशन में दिक्कत हो रहा है कि इसका मोशन को देखो, इसका मोशन को देखो, इसमें से कोई एक रुका हुआ होता तो कितना आसान हो जाता। एक को रोक देते हैं। कैसे रोकेंगे? उसको ऑब्जर्वर बना दो। उसको ऑब्जर्वर बनाओ और पूछो कि तुम्हारा वेलोसिटी क्या है? बोलेगा 0, मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं। बंदर को पूछोगे, बोलेगा अरे क्या हुआ, क्या मालूम, पेड़ ऊपर जाने लगा, खुद गिर रहा है। उसको लगेगा पेड़ ऊपर जा रहा है। मैं देखो मैजिक है, कितना बड़ा पेड़ ऊपर जा रहा है जबकि वो खुद गिर रहा है। तो बंदर को पूछते हैं, बताओ बंदर भैया तुमको ये बुलेट लगेगा क्या? तो बंदर मुड़ के देखेगा बुलेट की तरफ। क्या देखेगा? देखेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू मंकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू मंकी क्या 0 है? नहीं, कुछ है।
इट इज इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? टूवर्ड्स मंकी। इधर को ये बंदर को दिखेगा टूवर्ड्स मंकी। क्यों? क्योंकि मंकी का इनिशियल वेलोसिटी 0 था। मंकी तो फल कर गया, ये टूवर्ड्स मंकी है। क्या बात समझ में आया? यूबीएम क्यों 0 नहीं है समझ में आया? यूबीएम हो गया यूबी माइनस यूएम। यूबी हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो आप फायर किए हो, यूबी है। यूएम वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मंकी 0, क्योंकि वो फल कर गया है, सो रहा था। तो यूबी माइनस यूएम इज इक्वल टू यूबी माइनस 0 इज इक्वल टू यूबी ओनली, एंड दैट इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। यूबी किधर को है? टुवर्ड द मंकी। बंदर को दिख रहा है कि कोई गोली मेरे को मारा है, क्योंकि मेरे को ही तो एम किया था। एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट एज सीन बाय मंकी। अब ये जो बुलेट उड़ते हुए जा रहा था उसका एक्सीलरेशन क्या था भैया? इट वाज लाइक दिस, जी। और बंदर का, इसका भी तो जी। दोनों का बराबर एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मंकी क्या हो गया? एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ मंकी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब खुद को बंदर की जगह पे रखो और सोचो और बताओ। आपको दिख रहा है कोई चीज आपके तरफ आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, और उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है। कैसा होगा मोशन? स्ट्रेट लाइन होगा। खाली स्ट्रेट लाइन क्या? वो तो आपके तरफ आ रहा था। कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी में आपके तरफ आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो आपको लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा? यस, द बुलेट स्ट्राइक्स द मंकी। तो हम कहेंगे बुलेट स्ट्राइक्स मंकी। क्या बता सकते हो मंकी को कितने जोर से लगेगा? अगर ये मंकी बुलेट के पास होता, मान लो कि ये बुलेट सीधा, ये गॉन है, ये बुलेट फायर हुआ, मंकी सामने बैठा है, इस केस में जोर से लगेगा कि अब जोर से लगेगा? सेम सेम। अब बोलोगे नहीं सर ऊपर जाते जाते तो बुलेट स्लो हो गया होगा ना। अरे नहीं, बुलेट का स्पीड से हमको कोई मतलब है क्या? जब भी दो बॉडीज टकराते हैं, द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग इज रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। मंकी को पूछा जाएगा, अच्छा बुलेट तेरे को लगेगा, कितना जोर से लगेगा बोल? तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा कि वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू मंकी इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। क्या है ये? क्योंकि कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इट इज सेम एज UBM, क्योंकि उसको दिख रहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू UB। तो कितना स्पीड में ये बुलेट उसको मारेगा? द बुलेट विल स्ट्राइक द मंकी विथ ए स्पीड UB ओनली। अब बोले ऊपर जाते जाते स्लो हो गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भी तो स्पीड बढ़ गया हुआ। तो बुलेट मंकी को कितने जोर से लगेगा? UB स्पीड में। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो बंदर को पूछते हैं, बताओ कितनी समय के बाद लगेगा तेरे को? वो बोलेगा मैं मर रहा हूँ, इन लोगों का टाइम का पड़ा है। फिर भी बता देते हैं, जब पूछ रहे हैं फिजिक्स वाले हैं तो वो बताने की कोशिश करेगा। बुलेट कितनी समय के बाद लगेगा? क्वेश्चन है कितनी समय के बाद ये बुलेट बंदर को लगेगा। तो हम क्यों कैलकुलेट करें, बंदर को पूछे, बताओ बंदर तेरे को बुलेट कितने समय के बाद लगेगा? बोला हाँ मेरे को तो लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा था। बंदर को ऐसे क्यों लग रहा था? क्योंकि जब बुलेट यहाँ पे था बंदर यहाँ पे था। जब बुलेट यहाँ पे होगा तो बंदर यहाँ पे होगा, बुलेट यहाँ पे होगा तो बंदर यहाँ पे होगा, बुलेट यहाँ पे होगा तो बंदर यहाँ पे होगा। हरदम बंदर को लग रहा है कि बुलेट मेरे तरफ आ रहा है। The monkey always feels that the bullet is approaching towards it with constant speed. कितनी समय के बाद? तो बंदर देखेगा वो तो मेरे तरफ कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, और कितने दूर से आ रहा है? ये d है, ये h है, तो ये हो गया h² प्लस d² का रूट ओवर। तो बंदर देख रहा है कि बुलेट इज कमिंग टुवर्ड्स मी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ रूट ओवर ऑफ h² प्लस d² विथ कांस्टेंट स्पीड u। तो कितने समय के बाद लगेगा? बुलेट स्ट्राइक्स मंकी आफ्टर t इक्वल टू कितना दूर आना है? h² प्लस d² का रूट ओवर बाई u। कितने समय के बाद? तो बुलेट विल स्ट्राइक द मंकी आफ्टर टाइम रूट ओवर ऑफ h² प्लस d² बाई u। आप बोलोगे सर
पहले तो कुछ दूसरा निकाले थे, कुछ d बाई यू cos थीटा ऐसे निकाले थे, है कि नहीं? हाँ, ये भी सही है। कैसे? व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज d बाई रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगर वैल्यू डाल देंगे तो d बाई यू cos थीटा इज d बाई रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्या ये वही नहीं हो गया? तो वही है जो आपको दिख रहा था। So the bullet will strike the monkey with what speed? Same speed. तो path of motion समझ में आया, स्ट्राइकिंग स्पीड समझ में आया, टाइम कैलकुलेशन समझ में आया, आया कि नहीं आया? देखिए, अगर तुम लोगों को समझ में आया तो कैसे करो? ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो जो H1 H2 करके सर जो बताए थे वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया सर ये रिलेटिव वेलोसिटी से? वही तो कैसे जान पाएंगे कि नहीं रिलेटिव वेलोसिटी हम लगा लेंगे बट H1 प्लस H2 ग्रेटर होगा कि लेस होगा वो वाला मतलब। अरे दोनों चीज अगर एक जगह मिल रहे हैं मेरे भैया, गोली लगा बंदर को, मतलब जब तक गोली यहाँ पे पहुंचा, क्या गोलिया के वेट किया फिर बंदर आया उसको लगा? नहीं, जब तक गोली पहुंचा तब तक बंदर आया था। बंदर अगर आया H1, गोली का हाइट H2, तो H1 प्लस H2 H के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी हाँ, कैसे लगा? मतलब बंदर को समझ में आ रहा, तेरे को नहीं आ रहा? क्या बात? चलिए नाउ सॉरी, कुछ टिपिकल केसेस ले लेते हैं। रेनिंग में मैम कहो, ये लड़कियां मैम बोलने से नहीं पढ़ते हैं, ओ मैम, ठीक। इसमें when it is raining vertically, say with speed VR, a man, ओ मैम, ये ओ मैम है, ठीक है, ये is running with a speed v, देखो खुशी तुरंत चेक कर लिया, मेरा वाला तो है ना, क्यों खुशी? हाँ देखो है, उसका वाला अपना चेक कर लिया, मेरा वाला तो है। तो अब ये है कि ये आदमी को वेलोसिटी ऑफ रेन एस इन बाय मैन, ओ मैन, कितना हो गया? इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन तो था ये, उसके साथ माइनस vm जोड़ना है, vw जोड़ना है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये एंगल कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ये लेंथ कितना है? माइनस vw, नो नो नो, लेंथ इज vw, वेक्टर इज माइनस vw, tan थीटा इज vw बाय vr। बुक में आपको vm बाई vr मिलेगा, क्योंकि वो मेन के साथ बात करते हैं। तब के ज़माने में जब ऑथर लिखते थे, बहुत पुराना ज़माना था, लड़कियां बाहर नहीं निकलते थे बारिश में, अब आजकल निकलने लगे हैं। और आजकल ये न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी निकाल दिया, क्योंकि लोग रेनकोट निकाल दिए हैं, अब छतरी उतरी का कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है। एनीवे, तो इसमें हुआ यूं है कि अब हम ये देख रहे हैं कि इस लड़की को रेन का स्पीड कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। उसको अगर दिखेगा बारिश ऐसे हो रहा है, तो ऑब्वियसली शी विल होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस। क्या एंगल में? जितना एंगल में पानी गिरता हुआ नजर आएगा। सो पहला चीज समझ में आया, शी होल्ड्स अम्ब्रेला एट एंगल थीटा टू वर्टिकल। tan थीटा कितना है? वेलोसिटी ऑफ वुमेन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। दूसरा हुआ, रेन ड्रॉप्स उसको कितने जोर से लगेंगे? भागेगा तो अगर खड़ा रहता चुपचाप तो रेन ड्रॉप्स उसको लगते VR स्पीड में, लेकिन वो भाग रहा है।
अब रेन ड्रॉप्स उसको लगेंगे उतनी स्पीड में कि ज़्यादा स्पीड में। आप कभी कभी देखे होंगे गाड़ी में जाते वक्त, गाड़ी में स्पीड में जा रहे हो, लग रहा है कि बहुत जोर से बारिश हुआ, रोके गाड़ी तो पता चला बारिश बहुत धीरे धीरे हो रहा है। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ रेन as felt by you is the relative velocity of rain with respect to you. So raindrops will strike her with क्या स्पीड में, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस Vr माइनस Vm का मैग्नीट्यूड, Vr माइनस Vm का मैग्नीट्यूड मतलब ये लाइन का लेंथ, मतलब इसका स्क्वायर होल टोटल, इट इज Vr स्क्वायर VW स्क्वायर होल ओवर मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, ये कितना नंबर था? नंबर ही नहीं है, क्या था ये? नंबर गायब हो गया। नंबर 8 गया, नंबर 9, नंबर 10, relative velocity of approach जिसको हम लोग आगे RVA लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितना बड़ा है, दो बॉडी मूव कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, किसी एक समय पे दोनों एक दूसरे की तरफ क्या स्पीड में आ रहे हैं। अब दोनों के बीच में पहले जो डिस्टेंस था, जब वो आके यहाँ पर पहुंचा, हो सकता है कि इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, वो आके यहाँ पर पहुंचा होगा। शुरू में दोनों के बीच में डिस्टेंस ये था, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस ये, मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस बदल रहा है। दे आर कमिंग क्लोज। विथ व्हाट स्पीड दे आर कमिंग क्लोज? कितने स्पीड में ये एक दूसरे की नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये जा रहा है इधर v1 स्पीड में, ये जा रहा है इधर v2 स्पीड में, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो ये इधर को क्या स्पीड में जा रहा है, v1 cos θ1, ये इधर को क्या स्पीड में आ रहा है, v2 cos θ2। तो दोनों एक दूसरे के नजदीक की स्पीड में आ रहे हैं, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। क्या बात समझ में आया? तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए बी। मैं कड़कदार डेफिनेशंस नहीं बताता हूं क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग द लाइन ए बी। तो ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो निकलेगा उसका कंपोनेंट अलोंग ए बी। ठीक है, ठीक है। तो कितने स्पीड में दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं? तो यू से इट इज v1 cos θ1 plus v2 cos θ2। लगे हाथ हम कहेंगे कि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, v1 cos θ1 plus v2 cos θ2। डिटेल्स में देखने के लिए आपको चैनल में पड़े हुए वीडियोस देखना पड़ेगा। कोई इधर जा रहा है v1 स्पीड में θ1 एंगल में, कोई इधर जा रहा है v2 स्पीड में जो कि ज्यादा है इससे, और ये एंगल θ2 है। क्या बता सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? आप देखोगे ये जो v1 वाला पार्टिकल है ये इधर भाग रहा है, ये इधर दौड़ा रहा है, कितना स्पीड में पास आ रहा है? ये दौड़ा रहा है v2 cos θ2 में, ये भाग रहा है v1 cos θ1 में। तो आप कहोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v2 cos θ2, पीछे से दौड़ा रहा है, माइनस v1 cos θ1। क्या बातें समझ में आ रहा है? कितने स्पीड में दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, यही बात चल रहा है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या मैं थोड़ा समझा पाया? सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर कोई पार्टिकल है, इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पर कोई पार्टिकल है, इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? कितने स्पीड में पास आ रहे हैं? 3 मीटर पर सेकंड। You understand this minus this? अच्छा, अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है that you have understood,
तो यहाँ पे थ्योरी ये है कि इफ d1 इज इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन a and b, d2 is final distance between a and b after t seconds, RVA is relative velocity of approach, जो कि कांस्टेंट है। मान लो कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में जा रहे हैं, उनका वेलोसिटी में बदलाव नहीं आया, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में जा रहे हैं। इन दैट केस ठीक है, इन दैट केस बात कर रहे हैं व्हेन दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हुआ यूं है कि RVA हो गया, अच्छा इसके बीच में तो ये RVA था, कट गया, चलो ठीक है। हाँ समझ लो, थोड़ा डिफिकल्ट है वाला चीजें, लेकिन जरूरत की है। RVA हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि कांस्टेंट है। पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस d1 था, t सेकंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस था d2, t सेकंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस था d2। दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था RVA, जो कि कांस्टेंट था। अगर एक दूसरे की तरफ जो स्पीड है वो RVA है, वो कांस्टेंट है, t सेकंड में एक दूसरे की तरफ कितना दूर जाएंगे, RVA इंटू टी, है कि नहीं? तो आप कहोगे RVA इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू कितने दूर गए हैं एक दूसरे की तरफ, पहले d1 डिस्टेंस पे थे और d2 डिस्टेंस पे। क्या बात समझ में आया? यस, क्या बात समझ में आया? यस, इसी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपके लिए क्वेश्चन करता हूं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि द पार्टिकल्स आर देयर एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रैंड। मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस इज ए थ्योरी क्लास, हियर वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स, आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल पॉसिबल थ्योरीज थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। ये ए बी सी जो तीन पार्टिकल है, ये तीन पार्टिकल चलने लगे, कांस्टेंट स्पीड में चले। क्या क्वेश्चन दिया है? ए बी सी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड heading towards next, heading towards next। कांस्टेंट स्पीड में चलने लगे एबीसी, ए जा रहा है बी के तरफ, बी जा रहा है सी के तरफ, सी जा रहा है ए के तरफ। हेडिंग टुवर्ड्स, हेडिंग टुवर्ड्स का मतलब हुआ कांस्टेंट स्पीड भी, भी नहीं लिखा हूं, यहाँ पे भी लिख देता हूं। ए हरदम बी के तरफ जा रहा है, लेट मी मेक ए डार्क करते। ए हरदम बी के तरफ जा रहा है, ऐसे। बी यहां से चला तो सी के तरफ जाएगा, सी ए के तरफ जाएगा। कुछ देर बाद बी इधर आ गया, बी को दौड़ाना है तो ये यहां से निकलेगा क्योंकि उसको बी की तरफ जाना है, तबकि बी आके यहां पर हो गया होगा। सी इधर आ गया तो बी भी अपना रास्ता छोड़ के ऐसे आएगा क्योंकि उसको सी की तरफ जाना है। ए इधर भाग गया है तो सी भी अपना रास्ता छोड़ के ऐसे जाएगा। यू सी दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड। कुछ समय के बाद ए जितना दूर गया होगा यहां पर आया होगा, बी यहां पर आया होगा, सी यहां पर आया होगा। और अगर मैं इनको जोड़ता हूं, ऑब्वियस है कि ए जितना गया होगा बी उतना गया होगा, सी भी उतना ही गया होगा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ। ए दौड़ा रहा है बी की तरफ,
क्योंकि अब यहाँ पर आके पहुंच गया ए, जब ए आके यहाँ पर पहुंच गया है ए डैश पे, ए आके यहाँ पे पहुंच गया है ए डैश पे, तो बी पहुंचा है बी डैश पे, सी पहुंचा है सी डैश पे। कहानी चालू है। अब भी ए दौड़ रहा है बी के तरफ, ए दौड़ रहा है बी के तरफ, मतलब ए इज ट्राइंग टू गो लाइक दिस, बी इज ट्राइंग टू गो लाइक दिस, सी is trying to go like this, and accordingly they deviate from their path, from their path, from their path. Again, they are at the corners of another equilateral triangle. है कि नहीं? So you see, they are continuously changing their direction, and ultimately, obviously, they will meet somewhere here at the center. ये हो गया क्वेश्चन। तो ये ऐसे आया सेंटर में, ये ऐसे आया सेंटर में, ये ऐसे आया सेंटर में। ठीक है, यही है केस। क्या पूछा? पूछा ये है कि बताओ भैया कब मिलेंगे। दिया है कि ये साइड लेंथ L है सर 2L by 3B, और कितने दूर जाएंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पार्टिकल। समझ में? तो क्या लिखा है? टाइम ऑफ मीटिंग। चलिए निकालते हैं, व्हाट इज द टाइम ऑफ मीटिंग। जब ऐसे ऐसे चलने लगे ये, तो बताओ तो ए पहले बी को मिलेगा कि बी पहले सी को मिलेगा कि सी पहले ए को मिलेगा? एक साथ मिलेंगे। तो चलो देखते हैं कि ए और बी कब मिलेंगे। टाइम ऑफ मीटिंग इज t0। अब देखिए शुरू में ये ऐसे था, ए इधर जा रहा था v स्पीड में, बी इधर जा रहा था v स्पीड में, और ये एंगल था 60 डिग्री। RVA कितना है? ए जा रहा है बी के तरफ v स्पीड में, बी आ रहा है ए के तरफ, बी आ रहा है ए के तरफ v cos 60 में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये हो गया 3v/2। क्या ये RVA कांस्टेंट है? चलो चेक करते हैं। जब यहाँ पे थे RVA था 3v/2, जब यहाँ पे थे हाल तो वही था। Always they are at the corners of an equilateral triangle and tending their motion along the sides. So at every instant, the relative velocity of approach of one with respect to other is same, and that is equal to 3v/2. क्योंकि हरदम वो किसी एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे है। जब इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे थे 3v/2 था, जब इस ट्रायंगल पे आए तब भी 3v/2 ही होगा। गेटिंग? अब RVA अगर हो गया 3v/2 और ये कांस्टेंट है पता चल गया, ये कांस्टेंट है पता चल गया, तो थोड़ा इसको इधर रख देते हैं। हाँ, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ b इन दिस डायरेक्शन। कितना था? v cos 60, ये था v cos 60, तो मिलके हो गया 3v/2। अच्छा, d1 क्या है? और ये कांस्टेंट है d1, किसी भी दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस वो तो l था। d2, जब वो दोनों एक दूसरे को मिले तो डिस्टेंस कहाँ रहा? हम तुमको मिलेंगे, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कहाँ है? 0। एंड यू नो द फॉर्मूला, RVA into T0 is equal to D1 minus D2। क्या यहां से मुझे T0 मिला? यस, T0 हो गया L by RVA, L by 3v/2, that is 2L by 3v। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Understood? Yes. 12 by 3. So they will meet after this time. Total distance moved by each, हर एक कितना दूर जाएगा? अरे भाई, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? क्या आप डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो? नहीं, ऐसा तो तब बोल सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? हम कहेंगे इट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। इट इज स्पीड इनटू टाइम। क्या स्पीड में जा रहे थे? v0। कितना समय के लिए गए? 2L/3v। तो क्या डिस्टेंस जाएंगे? 2L/3। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पर्सन इज 2L/3, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि हर एक आदमी तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था। कितनी समय के लिए गया?
12/3v, तो फिर कितना दूर जाएगा? 12/3v इंटू v, दैट इज 12/3। क्या बात समझ में आया? यस सर। अगर इसमें पूछा होता टाइम ऑफ मीटिंग नहीं निकालना है कितनी समय के बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा L/3, क्या होगा? L/3, तो सब कुछ वही होता। D1 का वैल्यू L होता, D2 का वैल्यू क्या होता? L/3, है कि नहीं? D1 का वैल्यू होता है L, इसकी जगह होता है L/3, अकॉर्डिंगली वैल्यू निकल जाता, टाइम भी निकल जाता। समझ में आ रहा है क्या? यस। लास्ट केस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ड्यूरिंग मोशन, मिनिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन। अच्छा ठीक है, कोई टिपिकल केस ले लेते हैं। सपोजिंग हियर इज ए पाथ लाइक दिस, हियर इज ए पाथ लाइक दिस, एंड सपोज यहाँ से कोई आदमी चलने लगा कुछ स्पीड में, v1 में, v स्पीड में। सिंपल कर देते हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ये भी v स्पीड में जा रहा है, b। a एंड b मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज। ए भी जा रहा है v स्पीड में, b भी जा रहा है v स्पीड में, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हैं। अब दोनों जब कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हैं, a कैसे जा रहा है? a इज मूविंग हॉरिजॉन्टल पाथ में, you please see it is moving along x axis, a is moving along x axis, a ऐसे जा रहा है। a and b start from this points, यहाँ से कुछ दूर के बाद a कुछ यहाँ पे आया होगा, b कुछ यहाँ पे आया होगा। चलो मानते हैं कि दोनों के बीच में शुरू में जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कुछ d था। अब जब वो a यहाँ पे आ गया, b यहाँ पे आ गया, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और d नहीं है, कुछ अलग है। अब डिस्टेंस इज समथिंग डिफरेंट, दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ। जब a आके यहां पे पहुंचा होगा, a b इधर कहीं गया होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि ये d आया तो ये भी d गया होगा, दोनों का स्पीड बराबर है, डिस्टेंस d होगा। उसके बाद a इधर भागेगा, b इधर भागेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। अब लेकिन क्या हो रहा है, शुरू में डिस्टेंस d था, दोनों के बीच में डिस्टेंस घटने लगा नहीं, फिर उसके बाद डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ने लगा। पूछा है बताओ कितनी समय के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम था, और क्या था वो मिनिमम डिस्टेंस? आफ्टर व्हाट टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम वाज मिनिमम, एंड व्हाट वाज दैट मिनिमम डिस्टेंस? टाइम वाज d/2, d/2v। चलो देखते हैं। हाँ अच्छा है, अच्छा ठीक याद रखा है। अगर ये v है तो ऐसे ही कुछ आंसर है, लेकिन ये मान लो 3v ये 2v दे दिया तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनीवे, क्योंकि वो लोग ज्यादा कैलकुलेट वाली चीज नहीं पूछेंगे, तो सिंपल चीजें पूछेंगे, फंडामेंटल चीजों को याद रखना। देखो ज्यादा कड़कदार क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जब तैयारी ही कर रहे हैं तो पूरा क्यों ना करें, है कि नहीं? इसलिए तो A and B start simultaneously as shown। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, कितना होगा, मिटाया इसको में। हमें ये सब चीजें करने के लिए चाहिए क्या? A कितना दूर जाएगा, B कितना दूर जाएगा, सब निकालो, दोनों का मोशन निकालो, एनालिसिस करो। बहुत लफड़ा है क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई एक मूव किया होता तो हमको आसान हो जाता, तो किसी एक को रोक देते हैं। चलो B को रोक देते हैं,
बी तुम मूव मत करो। मतलब अगर हम वी आस्क बी व्हाट इज योर वेलोसिटी, बी बोलेगा मैं तो मूव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ए मूव कर रहा है। जब ए और बी के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, आपको भी दिखेगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, बी को भी दिखेगा कि ए मेरे से सबसे क्लोज है। तो चलो बी को पूछते हैं कि बताओ बी, कितनी समय के बाद ए तुम्हारा सबसे नजदीक होगा, कितनी समय के बाद ए तुम्हारा सबसे नजदीक होगा। बी विल लुक एट ए, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए के साथ माइनस बी भी जोड़ना है, भी कैसा है नीचे, तो माइनस बी ऐसे होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा √2v, क्योंकि ये भी है ये भी है, ये √2v होगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? 45। मतलब अब ए को लगने लगा है, सॉरी बी को लगने लगा है कि ये जो ए है वो इधर जा रहा है। बी को पूछो, बी बताओ तेरा वेलोसिटी कितना है, बोला मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, और ए इधर जा रहा है, इधर इधर क्या स्पीड में, √2v में। ए को बी को ऐसे लगने लगा, नहीं बी को लगने लगा कि ए इज मूविंग विथ √2v, तो बी को क्या दिखेगा, दिखेगा क्या वही दिखेगा जो हो रहा है। इसको दिखेगा कि ए ऐसे जा रहा है, ए को दिखेगा कि हाँ, बी को दिखेगा कि ए इधर जा रहा है, ये वाला है कहां से आ गया, कंफ्यूज कर रहा है। चलो हाँ तो यस, हाँ तो बी को लगेगा कि ए इधर जा रहा है। थोड़ा इनको प्यार से देखो, बेचारे अपनी अपनी फिजिक्स के मारे। अब देखो बी कौन है, ऑब्जर्वर, ए कौन है, ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जर्वर? तुम हो खुद, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुमको दिख रहा है कि ए इधर जा रहा है। ए तुम्हारा सबसे नजदीक कब होगा? जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा, isn't it? When A reaches point P, he will be the closest. B को क्या लगेगा, A तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट कब है? जब A आके P पे पहुंचेगा, है कि नहीं? कितने समय के बाद पहुंचेगा? लिखेंगे A is closest to B when it reaches point P। जब वो पॉइंट P में पहुंचेगा तभी सबसे B का सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन पे होगा। ये कौन बोल रहा है? B बोल रहा है। कितनी समय के बाद होगा? अब B के लिए टाइम, तुम्हारे लिए टाइम, हमारे लिए टाइम, किसके भी लिए टाइम तो वही है, टाइम ही सेम। तो B को पूछो कि बताओ कितने समय के बाद होगा बाबा? जब P में होगा तुम्हारे सबसे क्लोज होगा, समझ में आया? कितने समय के बाद? फिर B देखने लगेगा कि इसको कितना दूर जाना है। टाइम और क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? कितना दूर जाना है, क्या स्पीड में जाना है, कितना दूर जाना है। अगर ये D है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये D cos 45 बाई √2v, cos 45 होता है 1/2, तो हो गया D/2v। तो कितनी समय के बाद A B के क्लोज होगा? आफ्टर अ टाइम D/2v। एंड व्हाट इज दैट मिनिमम डिस्टेंस? अब दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस ये है मिनिमम डिस्टेंस। कितना है मिनिमम डिस्टेंस? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज, अगर ये D है, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी हो गया D cos 45। ये भी 45 होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, दिख नहीं रहा है फिर भी है 45। तो दैट इज व्हाट इज D/√2। So after what time A will be closest to B? After a time D/2v. What is the minimum distance, closest distance between them? D/√2। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes. पढ़ाने के लिए मैं पूरा पढ़ा, लेकिन ये सारा चीज़ इतना डिटेल्स में नहीं आता है। जो जो चीज़ें बहुत खटकता है उसको देख के डरो मत,
जो चीज़ें समझ में आ गया सोचते हो वही बड़ा डरावना है, उसको समझना पड़ता है। सिंगल स्टेप में आंसर निकालना होता है, सिंगल लॉजिक में आंसर निकालना होता है। इस किस्म की क्वेश्चन का तो आंसर याद रखो, जैसे अभी रश्मि बोल रहा था तुरंत बिना कुछ किए d/2 भी, वैसे आंसर याद रखो, काम बन जाएगा। आई विल बी शेयरिंग यू ए सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। करो, करने के बाद आओ, फिर हम लोग क्लास में करेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन लिखने में समय निकल जाता है। ठीक है, एंड बाय देन कृष्णा एंड ऑल अदर्स, कृष्णा को शेयर किया हूँ, आप लोग भी देख लो, उसमें कृष्णा से शेयर करके ले लो, नहीं तो वो लिंक कृष्णा दे देगी, उसको लेके उसमें फोर्सेस करके एक चैप्टर पढ़ाया गया है, उसका कम से कम 4-5 फाइल को कंप्लीट करो। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Excuse me, sir.